Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of ordinary differential equation from December 2016. So December 2016 में ordinary differential equation से total 5 क्वेश्चन आस्क किए गए थे. 2 are from part B and 3 are from part C. So one by one हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलेंगे. So let us start with part B and first question. First question is saying that let x, t and y t satisfying the system of ODE दी है dx by dt equals to minus x plus ty and dy by dt given है tx minus y. If x1 t and y1 t and x2 t and y2 t are two solutions given है इस टाइप से xt equals to x1 t y2 t minus x2 t y1 t then dx by dt निकालना है कुछ होगा क्या. ये चार ऑप्शंस, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है. सो ये निकालने के लिए अगर यहाँ से हमें हमें यहाँ अगर फाई टी गिवन है, यहाँ से डी फाई बाई डी टी एंड टी की डिफरेंशिएशन करने के लिए वन बाई वन हम इस तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे. फर्स्ट टाइम वाई टू को कॉन्स्टेंट मान के वी का यू को कॉन्स्टेंट मान के वी का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन वी को कॉन्स्टेंट मान के यू का डिफरेंशिएशन करेंगे. इन द सिमिलर मैनर सेकेंड पार्ट के लिए भी करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें गिवन है x1 y2. सो पहले इसे कांस्टेंट मान के इसका डिफरेंशिएशन प्लस नेक्स्ट टाइम इसे कांस्टेंट मान के इसका डिफरेंशिएशन. इन द सिमिलर मैनर यहाँ x2 को कांस्टेंट मान के y1 का डिफरेंशिएशन माइनस कॉमन है दैट्स वाई माइनस आएगा. एंड देन y1 को कांस्टेंट मान के x2 का डिफरेंशिएशन. देन यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास ये आ जाएगी. सो यहाँ से y2 की वैल्यू की है, बट हमें dx बाई dt की वैल्यू दी है. सो x की जगह हमने x1 पुट किया है, देन y की जगह y1 पुट हो जाएगा वहाँ से. सो यहाँ से वैल्यू ही आ जाएगी. इन द सिमिलर मैनर dy2 बाई dt की वैल्यू निकलती है, और यहाँ से dy1 बाई dt की एंड dx2 बाई dt की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है. सो अगर यहाँ से ये वैल्यूज़ आई है, देन इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. वैल्यू को सिंप्लीफाई अगर करते हैं, देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये, जिसमें हमने जो कैंसिल आउट होना है उन टर्म्स को कैंसिल आउट कर देंगे. सो हमारे पास लास्ट में वैल्यू जो बचेगी वो ये रहेगी 2 इंटू x2 माइनस x2 इंटू y1 माइनस x1 इंटू y2. तो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ जाएगी 2/5 सो माइनस 2/5 वैल्यू आई. सो माइनस 2/5 ही इम्प्लाई करता है यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ 2/5 यहीं से आए. सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है हमें ये एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2xy डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 0 सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशंस. बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन लाइक दिस y1 प्लस अल्फा y1 डैश y dash 1 equals to 1 and second condition is given like this. Then has a unique solution अल्फा एंड बीटा से किस में होगा. तो हमें ये जो दो डिफरेंशियल इक्वेशन दिए साथ ही गिवन कंडीशन हमें ये दी है. सो इन्हें सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फा एंड बीटा की. सो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2xy डैश प्लस 2y इक्वल टू 0. सो अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है. सो यहाँ से इसमें x की जगह हमने एक्सपोनेंशियल z पुट करना है. सो x की जगह एक्सपोनेंशियल z पुट करेंगे, देन z की जगह log ऑफ x आ जाएगा दोनों तरफ इनवर्स की वजह से. सो यहाँ से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को हमने इस फॉर्म में लिख देना है d इंटू डी माइनस 1 माइनस 2d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे पॉलिनोमियल को. देन पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करेंगे, देन वैल्यू आएगी डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से इसकी कोफिशिएंट हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट फैक्टर्स करेंगे, देन d माइनस 2 एंड d माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से अगर इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के सॉल्यूशन लिखेंगे, देन यहाँ से राइट हैंड साइड में 0 दैट्स वाई वाई इक्वल्स टू सी एफ इसका आंसर हो जाएगा. सो सी एफ आएगा c1 एक्सपोनेंशियल 2z प्लस c2 एक्सपोनेंशियल z. सो यहाँ से हमने एक्सपोनेंशियल z इक्वल्स टू x लिखा है. सो यहाँ से इस x में सिंप्लीफाई कर देंगे c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 x. सो यहाँ से y डैश ऑफ x आ जाएगा हमारे पास 2c1x प्लस c2. देन अगर बाउंड्री कंडीशंस फिर से यूज़ करते हैं, देन बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन लाइक दिस y1 प्लस अल्फा y डैश एट 1 इक्वल्स टू 1 एंड y2 y एट 2
प्लस बीटा वाई डैश टू इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से अगर बाउंड्री कंडीशंस में वैल्यू पुट करते हैं देन हमारे पास यहाँ से यूजिंग अगर बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हैं देन सॉल्यूशन हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाता है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से आएगा C1 प्लस C2 इंटू एल्फा इंटू 2C1 plus C2 equals to L1, and next boundary condition will be like this: 4C1 plus 2C2 plus beta into 4C1 plus C2 equals to 2. That's why अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं बाउंड्री कंडीशंस को, देन यहाँ से C1 कॉमन ले लेंगे फर्स्ट में एंड C2 कॉमन ले लेंगे, देन इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन इसमें एंड सेकेंड इक्वेशन में भी बीटा के साथ सेम प्रोसेस करेंगे, देन इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी इससे। सो अगर अल्फा एंड बीटा की कंडीशन जो हमें गिवन है वो पुट करते हैं, लाइक फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है अल्फा इक्वल्स टू। सो यहाँ से हम अगर देखते हैं ऑप्शन ए कह रहा है अल्फा इक्वल्स टू -1 एंड बीटा इक्वल्स टू 2, देन ये इंप्लाई कर रहा है C1 इक्वल्स टू -1, सॉरी यहाँ से -1 आएगा, तो C1 की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। और नेक्स्ट इक्वेशन आएगी 12C1 प्लस 4C2 इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से C1 इक्वल्स टू -1 करेंगे देन C2 इक्वल्स टू 7/2 आ जाएगा। सो हमारे पास ये गिवन कंडीशन से फुलफिल मैच हो रहा है, तो ये हमारे पास एक आंसर हो सकता है, बट जब तक हम आगे का ऑप्शन चेक नहीं करें तब तक हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते ये सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमने ऑप्शन से डिस्कार्ड करके निकाला है। तो अगर ऑप्शन बी, सी एंड डी को अगर चेक करें, ऑप्शन बी हमें कहता है अल्फा इक्वल्स टू -1 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। सो अल्फा इक्वल्स टू -1 होगा, देन फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ से ये 0 में चला जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू आएगा, C1 इक्वल्स टू आएगा हमारे पास -1। इन द सिमिलर मैनर अगर बीटा इक्वल्स टू -1 होगा देन फिर से ये 0 में चल जाएगा, सो बीटा इक्वल्स टू यहाँ से बनेगा हमारे पास -4C1 प्लस 2 इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से C1 इक्वल्स टू माइनस आप आ गए, एक केस में C1 इक्वल्स टू -1 आ रहा है, सेकेंड केस में C1 इक्वल्स टू माइनस आप आ रहा है। दोनों अपोजिट कंडीशंस आ रही है, क्योंकि C1 की वैल्यू आएगी, C1 एक कॉन्स्टेंट है, देन यूनिक वैल्यू आएगी, अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती, ये कंट्रोडक्शन हो गया। सो यहाँ से ऑप्शन बी में हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। ऑप्शन सी को अगर चेक करते हैं, ऑप्शन सी कहते हैं हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इक्वल्स टू 2, देन यहाँ से ये दो कंडीशन बनेगी, ये दोनों कंडीशन सिमिलर केसेस है, तो यहाँ से फिर से नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है, क्योंकि कंट्रोडक्शन कंडीशन आ रही है। सो ऑप्शन सी के लिए भी नो सॉल्यूशन का केस ही एग्जिस्ट करेगा। लास्ट ऑप्शन अगर ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी में अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा इक्वल्स टू 2/3 दिया हुआ है, देन यहाँ से ये दो कंडीशन बनेगी, देन ये भी एक दूसरे की कंट्रोडक्शन है, एज वी कैन सी -5C1 प्लस 2 -2C2 इक्वल्स टू 1 एंड 5C1 प्लस 2C2 इक्वल्स टू 3/2। सो दो कंट्रोडक्शन केस आ गए, सो यहाँ से फिर से नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है। सो बी, सी, डी तीनों ऑप्शन के लिए नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है, और ऑप्शन ए के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी। सो ये क्वेश्चन हमें कहता है लेट x बिलोंग्स x 0 to 3π में डिफाइन किया हुआ है, टू r में हमें डिफाइन किया बी अ नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है x डबल डैश टी प्लस एक्सपोनेंशियल टी स्क्वायर x t इक्वल्स टू 0 फॉर t बिलोंग्स टू 0 to 3π, देन द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, उस सेट की कार्डिनलिटी बतानी है जहाँ के लिए x t इक्वल्स टू 0, तो उन सारे टीज़ की वैल्यू निकालनी है, यानी x के सारे जीरोज़ का सेट हमें बताना है, x के सारे जीरोज़ के सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी। सो ये देखने के लिए अगर हम इस क्वेश्चन को प्रोसेस से जाएं, एकदम अगर प्रोसेस से सॉल्व करें, क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन विद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट दिया है, क्योंकि यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल टी स्क्वायर वेरिएबल है। सो ये केस थोड़ा लंबा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। सो हम इसे डायरेक्ट प्रोसेस से ना चलते हुए हम डायरेक्ट रिजल्ट कहाँ मिलेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट अगर देखें तो डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास ये कहता है, डायरेक्ट रिजल्ट हमें कहता है y डबल डैश प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0 हो, देन अगर q ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 हो फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए, एंड क्यू एक्स का इंटीग्रेशन 1 to infinity क्यू एक्स डी इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो, देन y हैज़ इनफाइनाइट नॉन जीरो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ से अगर इसको इस सॉल्यूशन से अगर इससे कंपेयर करें, इस रिजल्ट से, देन हमारे पास यहाँ से x डबल डैश टी एक्स टी को वाई टी से रिप्लेस कर देंगे, एंड टी को रिप्लेस कर दिया है हमने यहाँ, वहाँ से x को रिप्लेस कर दिया टी से। सो ये इक्वेशन हमारे पास उसके सिमिलर हो गई, x डबल डैश टी प्लस क्यू ऑफ टी x डबल डैश टी प्लस क्यू ऑफ टी इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से ये जो क्यू ऑफ टी आया है ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टी वैसे वी नो दैट ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर के लिए, सारे नंबर्स के लिए ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो ये ग्रेटर देन 0 है, और इसका इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट करने पर भी इनफाइनाइट आएगा।
दैट्स वाई यहाँ से गिवन कंडीशन फुलफिल हो रही है. सो इसका जो सॉल्यूशन होगा xt, उसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज एग्जिस्ट करेंगे. इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज एग्जिस्ट करें, हमें यही बताना है द कार्डिनलिटी ऑफ सेट t बिलोंग्स टू जीरो बाई xt इक्वल्स टू जीरो हो, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. इसके इनफाइनाइट जीरो है, देन t की वैल्यू, इस सेट की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होगी. और अगर सेट की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, देन यहाँ से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, क्योंकि ग्रेटर देन डिफाइन कर रहे हैं इनफाइनाइट कार्डिनलिटी को, से यहाँ से ग्रेटर देन 2 वाली हो जाएगी. एंड ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. सो यहाँ से ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी करेक्ट आएगा. हमने डायरेक्ट रिजल्ट से इक्वेशन विद इन 2 सेकेंड्स सॉल्व कर लिया है. So now come to the next question. Next question is saying consider the initial value problem. Initial value problem हमें given है y dash t f y t where y0 equals to a belongs to r, a real number है कोई, where f r2 are defined है. Then which of the following statement are necessary to? First statement is saying there exists a continuous function f r2 r where a belongs to r such that the above problem does not have a solution in any NBD of 0. Second statement is saying the problem has a unique solution for every a belongs to r where when f is Lipschitz condition, Lipschitz continuous. Next option is saying when f is twice continuously differentiable, then the maximal interval of existence of the above initial value problem is r. Last option is saying the maximal interval of existence of the above problem in the r where f is bounded and continuously differentiable. So वन बाई वन हमें ऑप्शन को चेक करना होगा. पार्ट सी का क्वेश्चन अंदर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं. सो यहाँ से y0 इक्वल्स टू a लिया हुआ है. सो इफ y0 इक्वल्स टू 0 हो, अगर y0 इक्वल्स टू 0 हो, देन इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. देन इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन हर केस में एग्जिस्ट कर रहा है इन द NBD ऑफ 0. सो हमें याद दिया देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस फंक्शन एफ आर टू आर वेयर ए बिलोंग्स टू आर सच दैट द अबाउट प्रॉब्लम डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन इन द NBD ऑफ 0. सो ए अगर हम 0 ही ले लेते हैं, देन y0 इक्वल्स टू 0, देन हर केस में हर ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट होगा जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा. सो यहाँ से ये कंडीशन डिस्कार्ड होगी जो कह रहा है 0 के NBD में सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है. सो यहाँ से ऑप्शन ए डायरेक्टली डिस्कार्ड कर दिया हमने. ऑप्शन नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी की अगर चर्चा करें, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी. ऑप्शन बी लिप्सिस कॉन्टिन्यूस कह रहा है, और नेक्स्ट ऑप्शन डी हमें कह रहा है बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन. सो इस टाइप के फंक्शन की बात हो रही है, यानी लिप्सिस कंडीशंस की बात हो रही है. लिप्सिस कंडीशन, कोई भी फंक्शन अगर लिप्सिस कंडीशन को फुलफिल करता है, देन फर्स्ट कंडीशन तो हमने y ऑफ x एज अ सॉल्यूशन एट x इक्वल्स टू 0 एंड y0 इक्वल्स टू 0 के इससे फुलफिल कर लिया. ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी को प्रूफ करने के लिए हम एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, पिकार्ड्स की एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम अप्लाई करेंगे. लेट एफ एक्स बी द कंटिन्यूस इन अ डोमेन डी ऑफ द एक्स वाई प्लेन. Let m be the constant such that f of xy is less than equals to m in D. Then fxy satisfy the Lipschitz condition in y in D. Then Lipschitz condition हमें क्या कहती है, mod of x y1 minus f x y2 modulus less than equals to k modulus of y1 minus y2 where k is a constant and independent of y1 y2 and x. So हमें जो डोमेन दिया है वो डोमेन क्या है, डोमेन है एक रेक्टेंगुलर रीजन R where x modulus of x minus x0 is less than h and y minus y0 modulus less than k. lie in D, किस डोमेन D में लाई कर रहे हैं, where mh is less than k. then for mod of x minus x0 is less than h, the differential equation dy by dx f equals to fxy has a unique solution where y equals to yx for which yx0 equals to y0. यहाँ से ये कंडीशन कह रही है अगर कोई भी फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लिप्सिस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, देन उसके लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये कंडीशन तो है हमारे पास लिप्सिस कंडीशन की. सो ये लिप्सिस कंडीशन होगा, और अगर कोई भी फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को फुल पे सेटिस्फाई कर रहा है, देन उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो सॉल्यूशन यूनिक होगा. देन यहाँ से अगर ऑप्शंस की बात करें, देन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी हमें क्या कहते हैं. ऑप्शन बी कह रहे हैं the problem has a unique solution for every a belongs to R when f is Lipschitz condition, Lipschitz continuous. तो अगर फंक्शन Lipschitz continuous है, देन Lipschitz कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, Lipschitz कंडीशन को कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, देन उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो भी यूनिक होगा. दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी की अगर बात करें, कोई भी फंक्शन जो Lipschitz कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जो यूनिक सॉल्यूशन है
अगर किसी मैक्सिमल इंटरवल में अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है वो सॉल्यूशन, देन उसका मैक्सिमल सॉल्यूशन का जो इंटरवल होगा मैक्सिमल, वो पूरा आर होगा, क्योंकि यहाँ से फंक्शन बाउंडेड है और कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल यानी फंक्शन लिप्सिस कंटिन्यूस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, देन उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा और एग्जिस्ट करेगा, और इस केस में उसका मैक्सिमल सॉल्यूशन का पूरा मैक्सिमल इंटरवल पूरा आर होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का, देन मैक्सिमल इंटरवल आर होगा। दैट्स व्हाई यहाँ से ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। बाई यूनिक पिकार्ड्स की एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से हमने ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी करेक्ट कर लिए। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी कहता है एफ इज कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल then the maximal interval of the existence of the above initial value problem is r। देन ये कंडीशन हमें कह रही है, हमने जैसे ऑप्शन डी में ये लिया है कि अगर सॉल्यूशन लिप्सिस कंडीशन, अगर फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा, यूनिक भी होगा, साथ ही उसका एग्जिस्टेंस का इंटरवल होगा वो मैक्सिमल पूरा आर होगा। बट यहाँ से ये कह रहा है मैक्सिमल इंटरवल आर है, बट यहाँ हमें ये नहीं दिया फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहेगा। सो अगर हम एक फंक्शन ऐसा डिफाइन कर लें जो जिसका सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक भी हो साथ ही, बट अगर ये लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो देन यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। देन यहाँ से इफ वी आर जस्ट अज्यूमिंग दिस सॉल्यूशन, लेट अस टेक आइडेंटिटी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अगर हमने अज्यूम कर ली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई वाई, तो यहाँ से ई वाई अगर पूरे आर पे बात करें देन ये हमारे पास बाउंडेड फंक्शन तो है नहीं, दैट्स वाई ये बाउंडेड नहीं है, सो ये लिप्सिस तो होगा नहीं। बट अगर किसी स्पेसिफिक डोमेन की बात करें ना, स्पेसिफिक डोमेन में तो ये एग्जिस्ट कर रहा है इसके लिए सॉल्यूशन वाई जीरो इक्वल्स टू जीरो, सारी कंडीशन इनिशियल कंडीशन हमें ये दी हुई है। देन द लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन जीरो लेस देन ए इन विच पिकार्ड्स थ्योरम अप्लाई करिए यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन तो होगा, हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है, बट यूनिक सॉल्यूशन के अलावा हमें जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है, हमने काउंटर एग्जांपल ये लिया। सो इसके लिए मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स वाई लेस देन एम आएगा, वेयर वाई माइनस हम जो डोमेन लेंगे उसमें रिड्यूस टू एक्सपोनेंशियल वाई, क्योंकि यहाँ से हमने अप्लाई कर लिया कंडीशंस में वैल्यू रख के एक्सपोनेंशियल वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एम फॉर वाई माइनस जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू एम ए, वेयर एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल वाई लिया है हमने। सो यहाँ से वाई वन वाई टू lie in the range modulus of y is less than ma and y1 less than y2, then अगर वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल y2 माइनस एक्सपोनेंशियल y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डेल एक्सपोनेंशियल y, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डेल एक्सपोनेंशियल y बाई डेल y एट पाई इक्वल्स टू y बार लाई कर रहा है y1 और y2 के बीच में हमने एक नंबर ले लिया y बार है वो, देन एक्सपोनेंशियल y2 माइनस एक्सपोनेंशियल y1 इज लेस देन y2 माइनस y1 इंटू एम। सो एक्सपोनेंशियल y बार क्योंकि एक्सपोनेंशियल y की वैल्यू लेस देन एम है देन एक्सपोनेंशियल y बार की वैल्यू भी लेस देन एम होगी। सो ये कंडीशन हमारे पास यहाँ से क्या इंप्लाई कर दी, यहाँ से ये कंडीशन इंप्लाई करे फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है लिप्सिस कंडीशन को। अगर फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ से इस डोमेन में, स्पेसिफिक डोमेन में, यहाँ से इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और यूनिक भी होगा। बट इसका जो मैक्सिमल सॉल्यूशन होगा उसका डोमेन क्या होगा, उसका डोमेन होगा मॉड्यूलस ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू एम इफ वाई इक्वल्स टू एम ए। यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एम ए है, देन वाई इक्वल्स टू एम ए हो किसी एक कंडीशन के लिए होगा वाई इक्वल्स टू एम ए। सो एक्सपोनेंशियल वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एम लिया था, देन एक्सपोनेंशियल एम ए इज लेस देन इक्वल्स टू एम आएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाई लेस देन इक्वल्स टू एम था। सो यहाँ से अगर एंटी लॉग लेंगे देन यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी log m बाई एम। सो इसकी log m बाई एम की अगर मैक्सिमम वैल्यू हम निकालते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी एम इक्वल्स टू ई पे, ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 2.718 कुछ समथिंग। देन यहाँ से यूनिकनेस थ्योरम से इसकी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वेयर मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए है, देन ए की वैल्यू डिफाइन होगी 1 बाई ई की फॉर्म में। सो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2.718 समथिंग, दैट्स वाई यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट 2.30 8 समथिंग। देन द लार्जेस्ट इंटरवल आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0.3008। देन यहाँ से ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो ये यहाँ से ऑप्शन हमें कह रहा था कि पूरे इंटरवल में, पूरे आर में इसके लिए मैक्सिमल इंटरवल होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का, बट हमारे पास ये फंक्शन जो था इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन था, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। बट इसका जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था उसका डोमेन 0.308 था मॉड्यूलस ऑफ एक्स की वैल्यू, जिसके लिए मैक्सिमल इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा था। सो यहाँ से पूरा आर नहीं है, इट्स वाई यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बने हैं option B and option D are correct options of this question. Now come to the last question of this video. Last question is saying xt
एंड वाई टी सेटिस्फाई करें हमें टी इज ग्रेटर देन 0, डी एक्स बाई डी टी की फॉर्म ये, डी वाई बाई डी की फॉर्म ये, एक्स जीरो वाई जीरो इक्वल्स टू 1 दिया है। देन एक्स टी की वैल्यू निकालनी है। एक्स टी की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है इन्हें सिंप्लीफाई करते जाएंगे। डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई दिया है। देन दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस टी प्लस log ऑफ ए। तो यहाँ से हमने जो कॉन्स्टेंट लिया है देन वो log ऑफ ए लिया है, तो यहाँ से एंटी लॉग लेंगे देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस टी। तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। y0 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस में। सो यहाँ से y0 इक्वल्स टू 1 लेने पर a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, a की वैल्यू 1 आ रही है देन यहाँ से a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस टी। एक इक्वेशन ये बन गई। बट हमें x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकालेंगे देन यहाँ से डी एक्स बाई डी टी कुछ माइनस एक्स प्लस वाई लिया, तो यहाँ से y की वैल्यू एक्सपोनेंशियल t पुट कर देंगे। एक्सपोनेंशियल t अगर यहाँ से y की वैल्यू पुट करते हैं गिवन इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, d प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस टी। सो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आया देन m इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया, m इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया देन यहाँ से सी एफ बनेगा b इंटू बी एक अदर कॉन्स्टेंट हमने अज्यूम कर लिया देन b इक्वल्स टू सी एफ इक्वल्स टू बी इंटू एक्सपोनेंशियल टी आ गया, इक्वेशन सेकंड बन गई। तो इसके लिए पी आई की वैल्यू आएगी 1 बाई डी1 डी प्लस 1 ए एक्सपोनेंशियल माइनस टी। मैं मान के चल रही हूँ आपको सी एफ एंड पी आई निकालना आता है, दैट्स व्हाई यहाँ से पी आई की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे देन पी आई की वैल्यू आ जाएगी ए टी एक्सपोनेंशियल माइनस टी। सो ये सी एफ की वैल्यू, ये पी आई की वैल्यू। सो एक्स की वैल्यू आ गई एक्स इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई बी एक्सपोनेंशियल माइनस टी प्लस ए टी एक्सपोनेंशियल माइनस टी। सो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करते हैं एक्स जीरो इक्वल्स टू 0, एक्स जीरो इक्वल्स टू 0 अगर पुट करेंगे देन बी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अगर बी इक्वल्स टू 1 आ रहा है देन वैल्यू पुट करने पर हमारे पास एक्स इक्वल्स टू आएगा 1 प्लस टी एक्सपोनेंशियल माइनस टी। सो हमारे पास ये सॉल्यूशन बन गया है 1 प्लस टी एक्सपोनेंशियल माइनस टी। यहाँ से ए की वैल्यू तो हमने पहले 1 निकाल ली थी, यहाँ से हमने ए की वैल्यू 1 निकाल ली थी। सो यहाँ की ए की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। सो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टी एक्सपोनेंशियल माइनस टी आ जाएगा। सो ये इंप्लाई कर रहा है एक्सपोनेंशियल टी तो हमारे पास सॉल्यूशन आया था वाई का, एक्सपोनेंशियल माइनस टी हमारे पास वाई का सॉल्यूशन आया था। सो ये सॉल्यूशन अगर देखें सो यहाँ से ये कंडीशन इंप्लाई कर रही है, यहाँ से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट आ गया हमारे पास ऑप्शन ए ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में हमने दिसंबर 2016 में पूछे गए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 2 आर फ्रॉम पार्ट बी एंड 3 आर फ्रॉम पार्ट सी। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।